नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि आज से बीजेपी की वर्चुअल जनसभाएं शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये जनसभा करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर बीजेपी जनसभा को लाइव करेगी। देहरादून में बीजेपी के वर्चुअल स्टूडियो से जनसभा लाइव यहाँ होगा। सुबह 11 बजे से ये वर्चुअल जनसभा शुरू हो जाएगी। तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लाइव वर्चुअल जनसभा यहां पर रहेगी। सुबह 11 बजे ये शुरू होगा। और आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी जनता को संबोधित करेंगे इस बीच, और पुष्कर सिंह धामी भी जनता को उत्तराखंड की संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की जनता लाइव इस जनसभा को देख सकेगी, क्योंकि आपको बता दें कि वर्चुअल ही अब रैली या जनसभा यहां पर कर सकते हैं और ऑफलाइन करने की अभी अनुमति नहीं है कोविड के मद्देनजर। और इसी के तहत आपको बता दें उत्तराखंड में स्टूडियो बनाया गया है, जहां से पुष्कर सिंह धामी लाइव लोगों को संबोधित करेंगे। और सभी लोग अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे उसके माध्यम से पुष्कर सिंह धामी को लाइव सुन सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इसी तरह से जनता को आज संबोधित करेंगे। तो आज से बीजेपी अपनी वर्चुअल जनसभा यहां पर शुरू कर रही है। एक बड़ी चुनौती है किस तरह से ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन तरीके से, यानी कि वर्चुअली तरीके से जनसभाएं करनी है, अपना प्रचार प्रसार करना है और लोगों तक, जनता तक अपनी बात रखनी है। तो ऐसे में स्टूडियो बनाया गया है जहां से पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो उनकी भाषण होगा ये लाइव रहेगा। और इसी पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हैं रोहित सोनी, यहाँ पर जुड़ गए। रोहित, वर्चुअली जनसभा की शुरुआत आज होने वाली वर्चुअली तरीके से, तो किस तरह से एक टास्क है, क्योंकि अब ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, तो वर्चुअली तरीके से किस तरह से और तैयारियां हैं, कैसे कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार भारत निर्वाचन आयोग भी इस बात पे जोर देता रहा है। उसने पहले भी जो निर्देश दिए हैं उसके तहत जो है 22 जनवरी तक जो है कोई भी जनसभाएं रैलियां नहीं होंगी। तो जिसके दृष्टिगत जो है इससे पहले भी एक नया तरीका अपनाया गया कि अब वर्चुअल तरीके से जो है लोग जनसभाएं कर सकेंगे, रैलियां कह सकते हैं कि लोगों को संबोधित कर सकेंगे। कुल मिलाकर चुनाव है, चुनाव महज कुछ दिनों का ही वक्त बचा है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इस बाबत तैयारियों में जुटी हुई है कि लोगों को जो है लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचा जाए। अपनी जो चीजें, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारी चीजें आप तक काम है या फिर हमारे क्या आगे बिंदु होंगे, किस तरह से चुनाव में जाएंगे, उन तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच जाना कहीं ना कहीं वर्चुअल रूप से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें तो भाजपा का जो है एक वर्चुअल, कह सकते हैं कि वर्चुअल एक रूम बन करके तैयार हो गया है, जो पूरा एक वर्चुअल स्टूडियो है, जहां से कोई भी नेता, यानी कि मुख्यमंत्री समेत जो प्रदेश के तमाम पदाधिकारी हैं, वह देहरादून में बैठ करके प्रदेश के किसी भी हिस्से में जो है वर्चुअली जो है संबोधित कर सकते हैं। कुल बिल्कुल। और मिलाकर कहीं ना कहीं एक प्रदेश में करीब रणनीति। 35-40 लाख जो वहाँ की जनता है, कहीं ना कहीं फेसबुक पर, यानी कि मोबाइल यूजर हैं एंड्रॉयड, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइव ये भाषण यहाँ पर रहेगा। तो एक बड़ी जनसंख्या है जो कि फेसबुक पर है, तो ये भी कहीं ना कहीं फायदा होगा कि इतनी ज्यादा फेसबुक पे जो लोग हैं उनसे सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य के हालांकि कोई जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत तो जरूर है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र पे मोबाइल नेटवर्किंग की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से नहीं संचालित है। जी। लेकिन वहीं अन्य जिलों की हम बात करें, यानी कि सीमांत क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी जिलों की बात करें और बाकी क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर मोबाइल नेटवर्किंग की पूरी व्यवस्था है। तो ऐसे में एक अभी से अभी दिक्कत यही रही है, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र हैं, वहां पर कैसे कैंपेनिंग की जाएगी, वहां की जनता को कैसे संबोधित किया जाएगा। जी। इसके लिए भी इसमें जो मुख्य बिंदु निकल के सामने यही है कि वहां पर जो सबसे अच्छा आसान और सुलभ तरीका यही होगा कि डोर टू डोर कैंपेनिंग किया जाए। हालांकि फिलहाल निर्वाचन आयोग की ओर से यही है कि 5 व्यक्ति जो है हर घर जा करके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। फिलहाल इसको लेकर के भाजपा ने आज की वर्चुअली जो उन्होंने वर्चुअल बनाया है, का कैंप बनाया है, उसके तहत अब इनका वर्चुअल जो प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है, जी। जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम जो पदाधिकारी या पूर्व जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो सीधा यहीं से बैठ कर अपने विधानसभा क्षेत्र जी। समेत जो पूरे प्रदेश भर को संबोधित कर चलिए, पाएंगे, खैर रोहित, बहुत जिसका बहुत सीधा शुक्रिया फायदा। आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड राज्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त किए जाने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों का माहौल काफी गर्म हो गया है। और इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष सरिता आर्य ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन बीते दिनों थाम लिया।
दरअसल बीते दिन सरिता आर्य ने टिकट के सवाल पर ही कहा था कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वो भाजपा में शामिल हो जाएंगी, और ऐसा ही कुछ आज बीजेपी कार्यालय में देखने को मिला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री ने सरिता आर्य को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी संगठन ने 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल चर्चाएं थी कि हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने एक परिवार एक टिकट पर जोर दे रही है। और यही नहीं, हरक सिंह रावत लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट के लिए लगातार पार्टी पर दबाव बना रहे थे। करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिलीप रावत जी से बात करेंगे। सर, आपकी सीट को लेकर के विवाद हुआ, कहीं ना कहीं अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, अब उनको निष्कासित कर किस तरह देखते हैं आप उसको? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो ये आज कार्रवाई की है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और कई दिन से वो प्रेशर की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और सरकार में भ्रष्टाचार की राजनीति वो कर रहे थे। तो कहीं कार्यकर्ता बहुत हतोत्साहित थे, मायूस थे। सब लोगों की मांग थी कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये दबाव की राजनीति यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। और इसी के तहत आज शीर्ष नेतृत्व ने सबकी भावनाओं को जाना और आज ये कार्रवाई करी। निश्चित रूप से देर से आया, दुरुस्त ये फैसला है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए? लगातार बहुत लंबे समय से दबाव बना था पार्टी पे, चाहे कोटद्वार का मेडिकल कॉलेज का मामला हो, इससे पहले भी लगातार टिकट का मामला सामने आया, इससे पहले भी लगातार कई बार दबाव बनाते रहे पार्टी पर। निश्चित रूप से ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। ये कार्रवाई उस समय हो जानी चाहिए थी जब श्रम विभाग में घोटाला उजागर हुआ था और वहाँ के श्रम बोर्ड के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे सत्याल जी, उन्होंने इस घोटाले को उठाया कि 800,000 रुपये के कंबल जो 200 रुपये में खरीदे गए वो बांटे गए हैं, और जो साइकिलें जिनकी कीमत 700-800, जिनकी इतनी क्वालिटी निम्न थी, वो उनकी कीमत 4-5 हज़ार में खरीदी गई। गरीब लोगों का हिस्से का पैसा मार गया। उस दिन पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा उस दिन कार्रवाई हो जानी थी जब आयुष विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, हम रजिस्ट्रार जेल में गया था, तब कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इसके बाद वन विभाग में जो घोटाला हुआ, जिसके मैंने भी आवाज़ उठाई थी और वहाँ पर किसी ने माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में एक PIL भी डाली थी जिसमें कार्रवाई हुई थी, तब इन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन तभी लोगों की इस समय इतनी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि देर से आया लेकिन दुरुस्त फैसला है। लेकिन उनका टिकट मांगना कितना सही मानते हैं? आपकी लैंसडाउन जहाँ से आप सिटिंग विधायक भी हैं, वहाँ से वो टिकट मांग रहे थे अपनी बहू के लिए, इसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, वो बिना विचारधारा के व्यक्ति हैं और राजनीति में वो अपने को बहुत सीनियर समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मैं भी उनसे कम कर राजनीति में नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहले विधायक नहीं बन पाया तो, लेकिन मैं आपको बता दूं बात कि राजनीति में बिना विचारधारा की जो राजनीति करता है वो सिर्फ और सिर्फ उद्योग की तरह राजनीति को चलाता है। और हम तो राजनीति आइडियोलॉजी की राजनीति करते हैं, विचारधारा की राजनीति करते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो कभी बसपा में चल जाती है, उनकी अलग विचारधारा है, कभी कांग्रेस में चल जाती है, उनकी अलग विचारधारा है। उससे पहले वो जन मोर्चा में रहे तब वो विचारधारा थी, भाजपा में रहे अलग विचारधारा है, कांग्रेस में जा अलग विचारधारा है। इससे लगता है कि उनकी कोई निश्चित विचारधारा नहीं है और कोई आइडियोलॉजी को विश्वास नहीं करते और राजनीति को उद्योग की तरह चलाना चाहते हैं। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को नागुजवार गुजरी और इसलिए जो है उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब चुनाव में कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि भाजपा से नुकसान होगा? भाजपा को निश्चित रूप से बहुत फायदा होने वाला है। हमारे कार्यकर्ताओं में इस कार्रवाई से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उत्साह आ गया। तो ये थे लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत साहब। तो कहना कहेंगे हरक सिंह रावत हुई कार्रवाई कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता उससे काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस कार्रवाई से आगे जो भाजपा को इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ रोज सोनी, इंडिया न्यूज़, देहरादून। भाजपा उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भसीन, प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, चाहे वो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, उनके नेताओं, विधायकों और मंत्रियों का जिस तरीके से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि आप तानाशाही रवैये के साथ सरकार और पार्टी चलाना चाहते हैं और आप किसी को बोलने की आजादी नहीं देते हैं। लोग अपना दम जो है घुटता हुआ महसूस करते हैं भाजपा में। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, अभी लेटेस्ट जो हरक सिंह रावत जी वाला एक मुद्दा सामने आया है, ये स्पष्ट करता है। देखिए, मंत्री हो या विधायक हो, उन्हें जनता के बीच में जाना पड़ता है और जनता के बीच में जाकर के उन्हें ये बताना पड़ता है कि उनके जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने 5 सालों में जनता के लिए क्या किया है। अब 5 सालों में तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंतःकलह और अंतःविरोध को निपटाने में लगी रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और डॉक्टर हरक सिंह रावत का पार्टी से निष्कासन
और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना इसी अनुशासन के अनुपालन का एक हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को पार्टी से ऊपर मानने लगे और अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करे तो पार्टी पहले तो समझाने का प्रयास करती है, लेकिन अगर व्यक्ति सीमाओं को लांघने की कोशिश में हो तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी संगठन ने 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और इस खबर की जानकारी मिलने के बाद हरक सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी संगठन ने बिना पूछे उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। राजनीति में काफ़ी गर्माहट देखी जा रही है। दरअसल हरक सिंह रावत पर भाजपा संगठन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया है और पार्टी संगठन ने अगले 6 सालों के लिए हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल जो चर्चाएं हैं कि कभी भी हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इस वक्त वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से अगर पटकथा की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं ने काफ़ी तुल पकड़ा था और जो चर्चाएं थी कि वह कभी भी कांग्रेस में जा सकते हैं वह कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आती है। और उसके मद्देनज़र भाजपा संगठन ने जो कार्रवाई की है उसमें जो मुख्य बिंदु रखा गया है कि अनुशासनहीनता के तहत हरक सिंह रावत पर कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर पिछले कुछ महीनों के बीच की बात करें तो बीते दिनों हुए कैबिनेट बैठक में भी हरक सिंह रावत ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर के भी मौखिक रूप से इस्तीफा देने का मामला सामने आया था। उसके बाद से चर्चाओं ने और तुल पकड़ा कि कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थितियां यह है कि जिस तरह देखने को मिल रहा है कि जब भाजपा संगठन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, तो वहीं दूसरी ओर देखने को यही भी आ रहा है कि सामने कि हरक सिंह रावत तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनमें उनका जो दुख है वह भी लोग दिखाई दे रहा है। फिलहाल हरक सिंह रावत इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि भाजपा संगठन ने बिना जाने बूझे उनको पार्टी से निष्कासित तो कर दिया, यानी बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन अब वह खुद कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या होगी स्थितियाँ कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई है और दिल्ली में हरक सिंह रावत मौजूद हो, कभी भी कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। ऐसे में इसका कितना फायदा भाजपा कांग्रेस को मिलेगा और इसका कितना नुकसान भाजपा मिलेगा तो देखने वाले वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थितियां जो है यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में इस दिनों भूचाल मचा हुआ है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोज सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह के समर्थकों के बीच भी असर दिखने लगा है। हरिद्वार में मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और हरक सिंह रावत के खास रहे संजय चोपड़ा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय चोपड़ा ने कहा कि पार्टी ने हरक सिंह रावत का अपमान किया है। आगे हरक सिंह रावत जो भी फैसला लेंगे उसमें वे उनके साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि 2016 में संजय चोपड़ा भी हरक सिंह के साथ कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है। अब लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक परिवार से बस एक ही टिकट दी जाएगी और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। स्वाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। उत्तराखंड सरकार में बीते दिनों से चली आ रही उठापटक के बीच बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह की बर्खास्त का निर्णय पार्टी ने लिया है, मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया है। कल मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को मंत्रिमंडल से हटाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे डॉक्टर हरक सिंह जी को भी निलंबित करने का, निष्कासित करने का निर्णय हुआ। पिछले दिनों से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की शिकायतें, इस प्रकार की सारी बातचीत सामने आ रही थी और कल पार्टी ने अनुशासन की उस सीमा में बाहर करने के रूप में हरक सिंह रावत जी को पार्टी से अलग किया।
उत्तराखंड के धनौल्टी विधानसभा के छौला पट्टी के करीब 1 दर्जन गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव में सड़क न होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने 2022 में किसी भी नेताओं को वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिला आबकारी विभाग ने अपनी कमर कस ली है। आबकारी विभाग केपी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी दुकानदारों की सेल और परचेज पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही हर दिन का डेटा चुनाव आयोग को हर दिन उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए 4 लीकर मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, जो छापेमारी के साथ रोड पर भी चेकिंग कर रही है। ये बैंक में प्राइस तो 130 रुपए यार, तुम बैंक का 150 रुपए ले रहे हो, बताओ कैसा है ये बताओ भाई जी। इसमें प्राइस देखो 130 है। चुनाव के मद्देनजर जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो फॉर्मेट हमें दिए हैं, तो तमाम हमारे जितने भी लीकर शॉप्स हैं, जितने भी अनुज्ञापन हैं हमारे, उन पर उनकी जो सेल परचेज का जो भी है उस पर निगरानी रखी जा रही है हमारी। और वो सूचना पर डे की सूचना कलेक्ट करके रात को 10 बजे सुबह 8 बजे से पहले निर्वाचन आयोग को हम लोग भेज रहे हैं। अल्मोड़ा में 2022 चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा। 3 दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण आज आपको बता दें और पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण होगा। मतदान अधिकारी भी प्रशिक्षण यहाँ पर लेंगे और उदय शंकर नाट्य अकेडमी में ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है। लगभग 1100 कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। ईवीएम मशीनों के संचालन को लेकर भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो पीठासीन अधिकारी और तमाम लोग यहाँ पे लगभग 1100 कर्मचारियों ने इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया कि किस तरह से जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है, रिजल्ट सेक्शन किस तरह से होगा और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी, पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है ताकि चुनाव बेहतरीन तरीके से यहाँ पर संपन्न हो सके और इसी को लेकर करीब 1100 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। उदय शंकर नाट्य अकेडमी में ये प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव प्रक्रिया और किस तरह से मकबूल होगा, किस तरह से रिजल्ट सेक्शन काम करेगा, सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है जिसका पहला दिन कल संपन्न हुआ। उदय शंकर नाट्य अकेडमी में ये प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया कि और बताया गया कि सुबह 6 बजे से मॉक ये एक बार शुरू होगा और उसके बाद 2022 चुनाव को लेकर प्रशिक्षण को लेकर पूरी जो तैयारियां हैं, जो प्रक्रिया है, उसको अच्छे से एक कर्मचारी को यहाँ पर समझाया गया। ईवीएम मशीनों के संचालन को लेकर भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है। आपको 3 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर है कि किस तरह से मतदान होगा, जो पोलिंग स्टेशन हैं इस किस तरह से बनाए जाएंगे, साथ ही पूरी जो प्रक्रिया है इनके अरेंजमेंट की पोलिंग स्टेशन की ये किस तरह से होगी, जो रिजल्ट सेक्शन है उस वो कैसे काम यहाँ पर करेगा, स्ट्रिप सील को लेकर भी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। तो जो वहाँ पर 1100 कर्मचारी आपको बता दें मतदान प्रक्रिया के दौरान जो बूथ स्टेशन हैं, पोलिंग स्टेशन वहाँ पर जो मौजूद वहाँ पर रहेंगे, उन सबको यहाँ पर समझाया गया है कि क्या क्या यहाँ पे प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से सारा जो मतदान की प्रक्रिया होगी ये संपन्न करानी है और क्या कुछ नियम कायदे कानून यहाँ पर रहेंगे। तो सभी चीज़ों को करीब 1100 कर्मचारियों को बिठाकर ये नाट्य अकेडमी है जहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया गया। तो पहला दिन आपको बता दें कल था, यानी कि 3 दिन का ये प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सुबह 6 बजे से पहले एक मॉक पोल यहाँ पर होगा, उससे शुरुआत की जाएगी और उसके बाद जो प्रॉपर वोटिंग है ये यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आपको बता दें उत्तराखंड में 10 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है और उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ आपको बता दें पॉलिटिकल पार्टीज वर्चुअली तरीके से अपनी जनसभाएं कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो वोटिंग कराने वाले जो तमाम कर्मचारी हैं वो भी खुद को ट्रेन कर रहे हैं। कर्नल कोठियाल डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए गंगोत्री विधानसभा युवाओं की ताकत को उत्तराखंड की ताकत बनाएंगे। उन्होंने कहा गांव में यूथ फाउंडेशन से फौजी के घर पहुंचे और कर्नल कोठियाल को देख भावुक हो गए और गांव में संपर्क करते हुए कहा कि हमारे युवाओं के पास ताकत है। महिला ने कर्नल कोठियाल का आभार भी जताया।
हरीश रावत के बयान को लेकर आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया का पलटवार सामने आया। हरीश रावत जी, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, उत्तराखंड के साथ साथ आपके घर की बिजली भी मुफ्त करेंगे। हम दिल्ली में बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हमारी गारंटी के साथ उत्तराखंड में 28 लाख लोग जुड़े हैं। आपको आने वाले चुनाव में जनता का जनादेश देख के मिलेगा। रावत जी बताएं, कांग्रेस ने 70 साल में किसी राज्य में बिजली मुफ्त क्यों नहीं की है? उत्तराखंड में क्यों उनके नेता जनता के लिए बिजली फ्री होने का विरोध करते हैं? और फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।